नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपशिखा लीगल अवेयरनेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लोन अकाउंट राइट ऑफ के बारे में। अब बैंक एनबीएफसी लोन अकाउंट राइट ऑफ कब करती है? लोन अकाउंट राइट ऑफ होने के बाद क्या होता है? क्या लोन राइट ऑफ के बाद ईएमआई भरनी चाहिए या नहीं? राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट हो सकता है या नहीं? तो आज हम इन्हीं सभी सवालों को लेकर के बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया है किसी भी प्रकार का, चाहे वो पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, बिजनेस लोन हो, एजुकेशन लोन हो, किसी भी तरह का अनसिक्योर्ड लोन है और किसी भी कारणवश आप उस लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं जिसके चलते आप ईएमआई भर पाना आपको मुश्किल लग रहा है, मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं, उससे निकलना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप कैसे इस लोन ट्रैप से निकले, वो भी बिना किसी डर के और आसानी से। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो लोन की ईएमआई डिफॉल्ट मल्टीपल लोन्स होने के चलते कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने बिजनेस लॉस के चलते, किसी की जॉब छूट गई है उसके चलते ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं, किसी की कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है इसके चलते डिफॉल्ट करते हैं। अब फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी तरीके से अगर आपका आया है जिसके चलते आप ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में इन सभी कारणों के चलते जब आप लोन भर नहीं पा रहे हैं तो आपको लगता है कि हमने लोन डिफॉल्ट कर दिया है। अब ऐसे में हमें घबराहट हो रही है कि अब लोन डिफॉल्ट हो गया है। कभी हमें कॉल करके परेशान किया जा रहा है। जैसे ही आप ईएमआई डिफॉल्ट करते हैं आप उनको बता भी देते हैं कि मेरे ये सिचुएशन है, इस कंडीशन के चलते हम लोन नहीं भर पा रहे हैं, लेकिन बैंक एनबीएफसी है, उनको तो अपना पैसा चाहिए और वो अपना पैसा लेने के लिए आपको कॉल्स करके, विजिट करके, हर तरीके से हरासमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे में हरासमेंट, तो आप सोचते हैं कि हरासमेंट से कैसा बचा जाए, और अगर हरासमेंट से हम बच जाते हैं या किसी भी तरीके से हम हैंडल कर लेते हैं तो बैंक एनबीएफसी क्या कुछ लीगल एक्शन हमारे अगेंस्ट में ले लेगी। कभी कभार आपको डराया जाता है कि अरे आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अब लोन अकाउंट एनपीए को लेकर के भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि एनपीए लोन अकाउंट आपका कब होता है और कितने दिनों बाद होता है। अब जनरली मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो लोन अकाउंट एनपीए है वो 92 डेज और 3 मंथ्स ईएमआई डिफॉल्ट के बाद होता है। अब एनपीए का मतलब क्या होता है? एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब आप बैंक एनबीएफसी जिससे आपने लोन लिया है उनके लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हो और आपका जो लोन अकाउंट है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डिक्लेयर हो जाता है, तो उसके बाद बैंक एनबीएफसी आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकती है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं राइट ऑफ के बारे में, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हो जहाँ पे राइट ऑफ के बारे में आपको बताया जाता है कि राइट ऑफ के बाद अब आपको लोन भरने की जरूरत ही नहीं है। राइट ऑफ हो गया आपका लोन अकाउंट तो अब आपको टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट लोन अकाउंट राइट ऑफ हो जाने का मतलब ये नहीं होता है कि अब आपको लोन भरना ही नहीं पड़ेगा। लोन राइट ऑफ का मतलब क्या होता है मैं वो आपको जरूर बताऊंगी कि जब आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है और लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद आपका जो स्टेटस राइट ऑफ आता है वो 92 डेज डिफॉल्ट के बाद फिर आपका 9 मंथ से लेकर के आपका 12 मंथ्स तक अगर आपका ईएमआई डिफॉल्ट होता है तो जो बैंक एनबीएफसी है वो आपके लोन अकाउंट को राइट ऑफ में डाल देती है। अब राइट ऑफ में डालने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अब आपको लोन भरना ही नहीं है। राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैंक एनबीएफसी उस पर्टिकुलर लोन अकाउंट को लेकर के जो भी रिकवरी है, एनपीए से पहले, एनपीए के बाद, चाहे वो कॉल्स करके, विजिट करके, लीगल एक्शन भी लेकर के, अगर वो पैसा उसका रिकवर नहीं हो पा रहा है, वो पैसा नहीं ले पा रही है, तो ऐसे में वो लोन अकाउंट को एनपीए के बाद राइट ऑफ में डाल देती है। अब राइट ऑफ में डालने का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसे अपने अकाउंट से
एक साइड में रख देती है कि इस पे हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है, इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बट अगर हमें इसकी रिकवरी करनी हो तो हम बाद में भी इस पे रिकवरी कर लेंगे। लेकिन जो अभी लोन अकाउंट एनपीए नहीं हुए हैं उनको हमें एनपीए होने से बचाना है। तो इसलिए उनका पूरा जो फोकस होता है वो उन लोन अकाउंट पे हो जाता है जो अभी एनपीए होने वाले होते हैं। जो हो चुके होते हैं उन्हें पता है कि अब तो ये पैसा हमारा या तो मारा गया या फिर अब हमें इसकी जो रिकवरी कर पाना मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर राइट ऑफ हो गया तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपके दिमाग में यही आती है कि क्या राइट ऑफ होने के बाद हमें ईएमआई भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए। ऐसा तो लोन अकाउंट एनपीए होने के बाद भी अगर आप ईएमआई देते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो आपका पैसा है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेनल्टीज में चला जाता है और आपका जो आउटस्टैंडिंग ड्यू है वो एज इट इज बना रहता है। और इसलिए आपको ये कहा जाता है कि अगर आपका लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो आपको ईएमआई नहीं भरनी है। आपको जो पैसा आप थोड़ा थोड़ा देते हो वो इंटरेस्ट पेनल्टीज में चला जाता है और आपको लगता है हम तो पैसा दे रहे हैं फिर भी हमारा पैसा ऐसा बना क्यों है, जो आउटस्टैंडिंग है वो उतना ही क्यों दिखा रहा है, हमसे वापस से उतना ही पैसा क्यों मांगा जा रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि अगर हमें करना है तो या तो हम टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी हमारा ड्यूज है एनपीए के बाद उसको क्लियर करें, नहीं तो हम सेटलमेंट करके उसको क्लोज कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे कि आपने अगर जो भी लोन डिफॉल्ट किया है, दो ही रीजन होते हैं डिफॉल्ट करने के, या तो आप एक्चुअली में किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, किसी मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, यहाँ पे आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं या फिर विलफुल डिफॉल्टर हैं। जेन्युइन डिफॉल्टर का मतलब होता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है पे करने की जिसके चलते आप डिफॉल्ट कर रहे हैं। और विलफुल डिफॉल्टर की बात आती है कि आप दे सकते हैं ईएमआई बट जानबूझ करके आप देना नहीं चाहते। तो यहाँ पे जब विलफुल डिफॉल्टर और जेन्युइन डिफॉल्टर की बात आती है तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है कि भाई हम डिफॉल्टर हैं, ठीक है, मान लिया कि हम डिफॉल्टर हैं बट हम विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, हम जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। अब जेन्युइन डिफॉल्टर बैंक एनबीएफसी को नहीं पता कि आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो या विलफुल डिफॉल्टर हो। अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो तो उनको लगता है कि आप विलफुली डिफॉल्ट कर रहे हो, आप देना नहीं चाहते हो उनका पैसा। लेकिन आपको बैंक एनबीएफसी को बताना होता है, इंटीमेट करना होता है कि हम विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। उसके लिए आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से प्रायर लीगल नोटिस देकर के उनको इंटीमेट कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई हमारी ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये कंडीशनों से हम गुजर रहे हैं, हम विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। तो ये जरूर करें क्योंकि आप लोग डिफॉल्ट करते हैं, वेट करते रहते हैं, आपको हैरासमेंट भी हो रही होती है लेकिन आप सोचते हैं कि ठीक है इग्नोर कर देते हैं हम, बट इग्नोर नहीं करना है। आप अपने तरीके से जो आपके लीगल राइट्स हैं उनको यूज करते हुए आप एक्शंस ले सकते हो। आप प्रायरली उनको इंटीमेट करके बताओ। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं बता सकते, आप किसी एडवोकेट के माध्यम से नहीं बता सकते, तो एटलीस्ट कम से कम आप मेल के थ्रू उनको जरूर बताएं। बट कोशिश करें कि अगर आप किसी एडवोकेट के माध्यम से देते हैं तो कहीं ना कहीं वो लीगली बाउंड हो जाते हैं कि जो भी चीजें आपने कही हैं, जो भी चीजें आपने बताई हैं, उनको वो रिकॉर्ड में रखें, उन पे ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग आपके साथ में ट्रीट करें। आपको हैरासमेंट ना करें, आपको ज्यादा परेशान ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको परेशान इसीलिए ही किया जाता है कि उनको लगता है कि आप विलफुल डिफॉल्टर हो। और जब आप उनको ये चीजें बताते हो, रिटर्न में बताते हो, तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो उस पर ध्यान दें। अब कई बार ऐसा होता है कि आप उनको बता भी देते हैं लेकिन फिर भी वो अपना लीगल एक्शन लेते हैं। अब आप ये कहते हैं कि भाई हमको बस एक हम कुछ भी उनको बता दें कि भाई लीगली हमने बता दिया तो अब वो हमारे अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। भाई अगर आपने पैसे लिए हैं तो देना तो आपको पड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन कंडीशन है वहां पे आप नहीं दे सकते हो तो आप सेटलमेंट करके क्लोज कर सकते हो। तो क्लोज तो करना पड़ेगा ना लायबिलिटी को, और लायबिलिटी क्लोज कब होगी? जब आप टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यू पे करेंगे या फिर जो भी आप सेटलमेंट करके अपने लोन अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं वो करें। अगर आपका भी लोन डिफॉल्ट हुआ है, अगर आपकी भी ईएमआई मिस हुई है तो किस कारण से मिस हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि जनरली क्या ऐसी सिचुएशंस होती है, कंडीशन होती है जो आप डिफॉल्ट करते हैं, ताकि आपको जो डिफॉल्टर है वो जेन्युइन डिफॉल्टर है या विलफुल डिफॉल्टर है, मैं आपको उस तरीके से गाइड कर सकूं। अगर आप भी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर रहे हैं तो किस कारण से आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, कौन सा जेन्युइन आपका रीजन है डिफॉल्ट करने का, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ साथ
वीडियो को लाइक जरूर करते रहे, शेयर जरूर करें, ताकि मैं आपके सामने अच्छी से अच्छी जानकारी, आपके सामने नए नए वीडियोस लाती रहूं। अब कई बार ऐसा होता है कि बैंक एनबीएफसी अगर आपका डिफॉल्ट हो जाता है और आप सेटलमेंट की बात करने भी जाते हो तो सेटलमेंट नहीं करती है, आपका जो लोन अकाउंट है उसे राइट ऑफ में डाल देती है। 9 से 12 महीने हुए आपके लोन अकाउंट को डिफॉल्ट हुए और वो आपका लोन अकाउंट जो है वो एनपीए के बाद फिर राइट ऑफ में डाल देती है। अब आप ये कहते हैं कि हम तो सेटलमेंट करना चाहते हैं, बट बैंक एनबीएफसी सेटलमेंट नहीं करके उन्होंने हमारा जो लोन अकाउंट है उसे राइट ऑफ में डाल दिया। अब अगर राइट ऑफ में डाल दिया, अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो? राइट ऑफ में कुछ बैंक एनबीएफसी इसलिए भी डाल देती हैं कि जो लोन अमाउंट होता है, बहुत छोटा लोन अमाउंट होता है, वो राइट ऑफ में डाल करके उसको साइड में डाल देती है। कोशिश करती है रिकवरी करने की वो पहले, बट उन्हें लगता है कि ये पैसा रिकवर करना मुश्किल है, क्योंकि अगर लीगली जाते हैं तो लीगली भी एक्सपेंसेस लगते हैं, जहाँ पे उनका उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा रिकवर करने से ज्यादा। तो उसको वो राइट ऑफ में डाल करके उसको अपने जो लो अकाउंट है उससे डिलीट कर देती है, ताकि एनपीएस ज्यादा शो ना हो, क्योंकि जितने ज्यादा एनपीएस शो होंगे उससे कहीं ना कहीं जो बैंक एनबीएफसी है उसकी रेपुटेशन हो गई, उसके जो शेयर मार्केट में उसके जो शेयर प्राइजेस हैं, उसको जो लिक्विडिटी होती है, इन सब चीजों में बहुत लॉस उठाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर बैंक एनबीएफसी इतने लॉस में है, इतना उसका डेप्थ है, तो कोशिश करती है कि उसको राइट ऑफ में डाल करके एनपीए जैसे ही हुआ उसको राइट ऑफ में डाल के अपने अकाउंट से हटा देती है। अब इससे बेनिफिट उसको क्या होता है, आपको भी पता है कि बेनिफिट होगा कि ना तो वो लोन अकाउंट दिखेगा और ना ही उस पे सवाल उठेगा, ना ही लिक्विडिटी पे असर पड़ेगा, और ना ही उसके जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है वहां पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं उसकी भी मजबूरी हो जाती है कि वो लोन अकाउंट राइट ऑफ करके उसको साइड में डाल देती है। अब यहाँ पे राइट ऑफ हो जाता है अगर आपका लोन अकाउंट, और राइट ऑफ के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या राइट ऑफ के बाद बैंक एनबीएफसी सेटलमेंट करती है, राइट ऑफ के बाद कोई लीगल एक्शन ले सकती है? अब राइट ऑफ के बाद तो हमारा जो लोन है वो तो रिकवर करेगी नहीं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि कई बार बैंक एनबीएफसी राइट ऑफ करके किसी अदर कंपनीज को सेल कर देती हैं, किसी अदर फाइनेंस कंपनीज को सेल कर देती हैं, जिसकी जो रिकवरी करने की जो लाइबिलिटी है फिर उनकी हो जाती है, और फिर वो नए तरीके से आपके पास कई बार मैसेजेस आते होंगे कि भाई हमने ये अपना एसेट है उसे सेल कर दिया, अब वो रिकवर करेंगे। तो जब वो रिकवर करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से वही आपके पास कॉल्स आएंगी, विजिट होगी, लीगल एक्शंस होंगे, और आप ये सोचते हैं कि हमारा तो बहुत पुराना लोन राइट ऑफ में चला गया और अब फिर दोबारा से हमें परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, परेशान नहीं कर रहे हैं, वो अपना रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको रिकवर करने का पूरा राइट होता है। अगर सेल नहीं भी किया होता, राइट ऑफ में है आपका लोन अकाउंट, तो भी बैंक एनबीएफसी आपसे लोन रिकवर कर सकती है, दोबारा से लीगल एक्शन ले सकती है। अब होता क्या है कि जनरली अगर ज्यादा गैप हो जाता है तो आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू बढ़ जाता है, तो जब अमाउंट बढ़ जाता है तो उनको भी लगता है कि अब अमाउंट बड़ा हो गया है, अब हम इस पे लीगल एक्सपेंसेस कर सकते हैं और रिकवरी हम कर सकते हैं। तो इसलिए राइट ऑफ के बाद भी रिकवरी हो सकती है, राइट ऑफ के बाद भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है, पर आपको उसमें भी परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर वही होता है। जब आपका लोन अकाउंट इनिशियली एनपीए में जाता है और उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर फॉलो होता है वही सेम राइट ऑफ के बाद आपका प्रोसीजर फॉलो होता है। लीगली वो जा सकते हैं। अगर 3 साल का पीरियड, लिमिटेशन पीरियड अगर खत्म हो गया है तो ज्यादा से ज्यादा सिविल सूट फाइल नहीं कर सकते, बट आर्बिट्रेशन कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अरे अब तो 3 साल हो गए हैं, 3 साल के बाद तो हम मतलब कोई कोर्ट केस नहीं कर सकते, बट वो लिमिटेशन जहाँ लागू होता है वहीं पे लागू होगा। बट अगर कोई आर्बिट्रेशन करना है, अगर ईसीएस मैंडेट लगा हुआ है, ईसीएस बाउंस का केस करना है, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत ईसीएस बाउंस का केस होता है, तो वो भी कर सकती है, आर्बिट्रेशन कर सकती है। तो अगर आपके पास आर्बिट्रेशन से रिलेटेड या सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट से रिलेटेड कोई भी लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाता है बैंक एनबीएफसी की तरफ से, तो आप आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपकी कंसेंट से आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग नहीं हो रही, आर्बिट्रेटर नहीं अगर अपॉइंट हुआ है, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करो। जो नोटिस आपको आते हैं उन नोटिस को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो, उनको टाइम से रिप्लाई रिवर्ट जरूर करो। आर्बिट्रेशन है, ऑब्जेक्शन करो, ऑब्जेक्शन करने का राइट आपको दिया है। सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस का अगर आपके पास कोई भी लीगल नोटिस आ रहा है सेक्शन 25 में, तो आप उसका रिप्लाई करो।
अगर बैंक एनबीएफसी 316, 318 चीटिंग फ्रॉड में भी अगर आपको लीगल नोटिस भेज रहा है तो उसमें भी आप रिप्लाई जरूर करो, क्योंकि आपने लोन लिया है। जब आप लोन लेते हो, लोन लेते टाइम आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, तभी आप लोन लेते हैं। और आपको नहीं पता होता कि आपके फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है। तो अगर लोन डिफॉल्ट होता है इसका मतलब आपने कोई क्राइम किया है, ऐसा नहीं है। आपने कोई चीटिंग किया है, कोई फ्रॉड किया है, ऐसा नहीं है। जब आप लोन लेते हो, एग्रीमेंट होता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, उस टाइम आपको बैंक एनबीएफसी लोन देती है। कोई चीटिंग फ्रॉड नहीं करे। हाँ, अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट दिया है, फेक सैलरी स्लिप दिया है, या कोई भी फेक एम्प्लॉयर बताया है, किसी भी तरीके के फेक आपने डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन अगर बैंक एनबीएफसी को एट द टाइम ऑफ लोन आपने लेते टाइम आपने दिया है, तो आप चीटिंग फ्रॉड के केस में आप अपना डिफेंस कैसे कर सकते हो। तो अगर लोन राइट ऑफ होने के बाद आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि लोन राइट ऑफ के बाद आप सेटलमेंट के लिए सेटलमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आपको लग रहा है कि आपको कोई भी सेटलमेंट का ऑफर नहीं आ रहा राइट ऑफ के बाद, तो सेटलमेंट करने का आपका जो राइट है वो कभी भी खत्म नहीं होता। आप किसी भी स्टेज पे कभी भी आप सेटलमेंट कर सकते हो। अगर कोई कोर्ट का भी मैटर हो गया तो भी आप सेटलमेंट करके खत्म कर सकते हो। बट जो सेटलमेंट होता है वो आउट ऑफ द कोर्ट प्रोसीजर होता है। जो लेंडर है और बोरोवर है, इन दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग में ही डिसाइड होता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको अपना लोन सेटलमेंट कराना है, राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट कराना है, तो आराम से आप अपना लोन सेटलमेंट करा सकते हैं। बट किसी भी चीज को इग्नोर ना करें। अब जो भी लीगल नोटिस आए हैं उनको ध्यान रखें। राइट ऑफ के बाद आपका जो पूरा लोन है वो माफ नहीं होता है, पूरा वो एक साइड में रख दिया जाता है। आप सेटलमेंट करके ही क्लोज कर सकते हो, नहीं तो वो एज इट इज, चाहे आप 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने सालों तक अगर आप इग्नोर करोगे वो आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपका आउटस्टैंडिंग ड्यू बढ़ता जाएगा और आपकी जो लायबिलिटी है वो एज इट इज रहेगी। अब ऐसा नहीं है जैसे कि मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ये लोग भी लोन ले करके यहाँ से बाहर चले गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनका जो लोन है वो माफ हो गया बाहर चले गए। तो उनके जो भी यहाँ पे एसेट्स हैं उनसे जो भी रिकवरी हो पाई रिकवरी कर ली, बट उस रिकवरी के बाद जो भी पैसा बचा हुआ है वो पैसा जब भी वो कभी वापस रिटर्न आएंगे यहाँ पे इंडिया, उनसे वापस लिया जाएगा, चाहे वो सेटलमेंट करके ही अपनी लायबिलिटी को क्यों ना क्लोज करें, बट उनको वो क्लोज करनी पड़ेंगी। और जब तक वो क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो लायबिलिटी एज इट इज बनी रहेगी और उनके अगेंस्ट में लीगल एक्शन तब तक लिया जा सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि हमें इस लीगल एक्शन से, लीगल लायबिलिटी से बचना है, तो अपना जो लोन है उसको या तो सेटल करो या भी जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यू है उसे क्लियर करो। लोन सेटलमेंट कम से कम में कैसे कर सकते हैं उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। अगर रिकवरी को लेकर के कोई हैरासमेंट हो रही है तो किस तरीके से जो रिकवरी एजेंट्स है उनको हैंडल करना है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है आप किस तरीके से उनको हैंडल करो, किस तरीके से उन चीजों से निकलो, जो भी आप ट्रैप में फंसे हुए हो, मल्टीपल लोन ट्रैप में फंसे हो, आप उससे निकलो। तो उससे निकलने के लिए आसानी से आप किस तरीके से निकल सकते हो, मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल शब्दों में आपको बताती हूँ और बिना डराकर। मैं आपको डराती नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि डरने वाली बात ही नहीं है। लोन डिफॉल्ट करना कोई डर वाली बात नहीं है, कोई क्राइम नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि जिसके चलते उसे डिफॉल्ट करना पड़ सकता है, अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हो तो इसलिए आपको घबराना, परेशान होना बिल्कुल भी नहीं है। अपना लोन, अपनी जो लायबिलिटी है उसको क्लोज करें, अपने लोन को सेटलमेंट करें, आपके जो भी लीगल राइट्स हैं उनका यूज करें और वीडियो को साथ साथ लाइक शेयर जरूर करते रहें अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।